16 साला मुलाजिम है तो मेरे शौहर को भी पीछे छोड़ दिया। मैं जब भी दुपट्टा आतार कर काम करती, वो मुझे घूर घूर कर देखता। उसे बच्चा समझकर अपने कमरे मैं 16 लिया तो एक ही रात में उसने मेरी चेकें निकलवा दी। मेरा शौहर एक 16 साला लड़के को घर ले आया। कहने लगा ये लड़का बेसहारा है और यतीम भी है, घर का काम करेगा और हमें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। मेरा शौहर बहुत ज्यादा कंजूस था। हर वक्त मुफ्त वो लड़का देखने में बड़ा खूबसूरत था। मैंने अपने शहर से पूछा कि ये कहाँ से मिल गया। आपको कहने लगा मेरे दोस्त के घर से उसने चंद माह काम किया है, लेकिन अब वो अमेरिका जा रहा था तो मुलाजिम मुझे दे दिया। बस 2 वक्त की रोटी खाएगा और जो काम कहोगी कर देगा। ये सुनकर मैंने कहा, इस्लाम हमारे घर में पहले ही बस 2 कमरे हैं, एक को ड्राइंग रूम बिना रखा है, ये एक हमारा कमरा बाकी है, ये खुला सहन है, ये लड़का कहाँ रहे। मेरे सवाल पर वो कहने लगा, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस जहन मैं एक चारपाई से बिछा देना, चुपचाप सो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। वो लड़का बड़ा ही चुपचाप सा था। अगली सुबह ही मैंने उसे किचन के काम में लगवा दिया। चुपचाप वो सारे काम करता रहा, खुद ही पूरे घर की सफाई भी कर दी। मैंने उसे नाश्ता बनाकर दिया तो वो भी चुपचाप खामोशी से खा लिया। मैंने कहा क्या तुम बोलते नहीं हो? वो कहने लगा, मैं आपसे क्या बात कर सकता हूँ बेगम साहबा। मैंने कहा कि तुम्हारे घर वाला में कोई भी नहीं है। कहने लगा पता नहीं। मैंने तो आंख खोली तो यतीम खाने में था। 3 साल का था जब एक शख्स मुझे यतीम खाने से यहाँ कहकर लिया कि उसके घर औलाद नहीं है और उसे बच्चा चाहिए। वो कहने लगा था कि अच्छे स्कूल में डालूंगा, बच्ची को अच्छी तालीम और तरबियत दूंगा। लेकिन 5 साल की उम्र में ही उसने मुझे घर के कामों में लगा दिया। छोटे मोटे सामान लाना, बर्तन धोना, मेहमानों के आगे बर्तन लगाना। बस जी ऐसे ही जिंदगी गुजरने लगी। फिर वो बड़ा मर गया तो उसकी बीवी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। फिर दूसरे दिन मुलाजमत शुरू कर दी, लेकिन जिसने भी रखा 2 वक्त की रोटी के लिए ही रखा। इससे ज्यादा किसी ने कुछ नहीं दिया। रोटी के आवाज में घर का सारा काम कर देता हूँ। ये सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ था। बेचारे की क्या जिंदगी थी। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें थोड़े बहुत पैसे भी दे दिया करूंगी। असल में मेरे मियाँ की भी इतनी ज्यादा तनख्वाह नहीं थी। वो कहने लगा, नहीं बीबी जी रहने दें, बस 2 वक्त की रोटी दे रही है ना, मेरे लिए यही काफी है। मेरा कौन सा खानदीन है जिसकी मुझे कफालत करनी है और उसको मुझे पैसे देने हैं। मेरे दिल में इस बच्चे के लिए हमदर्दी सी पैदा होने लगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये हमदर्दी मुझे बहुत महंगी पड़ने वाली है। मेरे शौहर काम के सिलसिले के कुछ ऐसा था कि कई दिनों से दूसरे शहर भी जाना पड़ता था। जिस कंपनी वो काम करता था, इसका बॉस मेरे शौहर को महीने में 2-3 दफा दूसरे शहरों में भी आर्डर लेने के लिए भेजता था। अब मेरा शौहर दूसरे शहर जाता तो 3-4 दिन बाद ही वापस आता। उन दिनों में घर पर अकेली होती थी। मेरी शादी को 4 साल का उर्सा गुजर गया था, लेकिन मेरे यहाँ औलाद नहीं हुई थी। मैंने सोचा कि अगर मैं किसी यतीम बच्चे के साथ अच्छा बर्ताव करूंगी तो हो सकता है मेरी यही बात मेरे रब को पसंद आ जाए और वो सोहबा औलाद कर दे। मैं शायद एक ही गलती कर बैठी थी। मेरा शौहर कुछ दिन के लिए अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया था। घर में मैं या तो वो था या फिर वो मुलाजिम लड़का। मैंने उसकी बेबाकियां देखी थी। मैं किचन में आटा गूंद रही थी जब वो किचन में आ गया। किचन में बीन 8 पटे ही काम करती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इस लड़के की नज़रों में इस कदर बेबाकी भी हो सकती है। मैं बीन 8 पटे आटा गूंद रही थी जबकि वो बर्तन धोने के बहाने सिंक के पास खड़ा हो गया और सिंक के बिल्कुल बराबर ही मैं आटा गूंदने में मसरूफ थी। अपनी सोचों में गम थी कि जब अचानक से मेरे वजूद में चौंटियां से रेंगती हुई महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि किसी की तेज नज़र मेरे वजूद पर किसी आड़े की तरह से वार कर रही है। मैंने पलट कर देखा तो वो लड़का मुझे ही देख रहा था। मेरे देखने पर वो एकदम नजरें चढ़ाकर बर्तन धोने लगा। पहले तो मैं घबरा आ गई थी तो वो फौरन से किचन में दरवाजे पर लटका हो अपना दुपट्टा लिया और खुद परल बैठा तकरीबन आटा गुन चुका था। मैंने उसे एक डब्बे में डाला और फ्रिज में रख दिया और फौरन से किचन से बाहर निकलकर अपने कमरे में अपने बेड पर आकर बैठकर ये सोचने लगी कि आखिर ये लड़का मुझे यूं क्यों देख रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम होगा, इतना सा बच्चा भला मुझे क्यों बड़ी नजरों से देखेगा।
अल्लाह ताली ने औरत की फितरत में ये बात शामिल कर रखी है कि वो अपने उठने वाली हर गलत निगाह को महसूस कर लेती है। मैंने भी ऐसा ही महसूस किया था, लेकिन इस बच्चे का सोचकर मैंने उस बात को नज़रअंदाज कर दिया। मैं नहीं समझती थी कि उस उम्र में ये बच्चा ऐसी गरी हुई हरकत भी कर सकत। जिस तरह से उसने अपनी मजलूमियत के किस्से मुझे सुनाए थे, मैं तो उसे हमदर्दी से जताने लगी थी। कुछ देर बाद मैं कमरे से बाहर निकल गई। देखा वो घर की सफाई कर रहा था। सूफे पर मैं बैठ गई और उसने देखने लगी। देखने में बज़ाहिर इसमें मुझे कोई बुराई नजर नहीं आई, अपने काम से काम रखने वाला था। मैंने सोचा शायद मैंने उसके बारे में गलत अंदाजा लगाया है। खाना खाने के बाद कहने लगा, बेगम साहबा सर्दी बहुत हो गई है, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपके कमरे में सो जाऊं। इसकी बात तो ठीक ही थी। मौसम सरमा शुरू हो चुका था और हवा में खनफीसी थी। रात को सहन में ठंड महसूस होती थी। मैंने कहा, कहाँ सो गए? मेरे घर में कोई दूसरा कमरा थोड़ी है, ये कमरा है जिसे मैंने अपनी सिलाई के लिए रखा है। उसमें बहुत कपड़ा बिखरा पड़ा है, कहीं सिलाई मशीन है, कहीं सीने वाले कपड़े पड़े हैं और छोटा सा कमरा है। मेरी चीजें तुम इधर उधर करके लेट जाओगे और मैं फिर ढूंढती रहूंगी। कहने लगा, आपके कमरे में सो जाऊं। ये सुनकर मैं चौंक उठी। वो कहने लगा, बेगम साहिबा मैं जमीन पर बस्तर बिछा के सो जाऊंगा, लेकिन बाहर मुझे बड़ी ठंड लगती है। मैंने अभी तक सर्दियों के बस्तर और रजाइयां नहीं निकाली थी। मैंने उसे अपने कमरे में सोने की इजाजत दे दी। मैंने उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी के आसार देखे थे, जिसे वो सुनकर बहुत तहशाह खुश हुआ और फौरन उसने अपना बिस्तर उठाया और मेरे कमरे में जमीन पर जाकर लेट गया। मुझे अंधेरे में सोने की आदत थी। मैंने सोने से पहले कमरे का लिंप बजा दिया था। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता गहरी नींद में जाने लगी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा सिर मुझे भारी सा लग रहा था। शायद मैं जरूरत से ज्यादा सो गई थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 10 बज रहे थे। हालांकि मैं 10 बजे उठती थी, लेकिन मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं बहुत सो चुकी हूं। उठकर बैठी तो मुझे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। मैंने जब बेड के नीचे देखा तो इस लड़के का बस्तर तय था, यानी कि वो उठ चुका था और मेरे ही वॉशरूम में था। कैसा तेज है ये मुलाजिम, बिना इजाजत मेरे वॉशरूम इस्तेमाल कर रहा था। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि मेरा वॉशरूम इस्तेमाल कर रहा है। मैंने सोचा कि जैसे ही वो बाहर आएगा उसे कह दूंगी कि आइंदा से कमरे का वॉशरूम इस्तेमाल न करे। जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आया तो नहा कर आया था। मुझे देखकर अजीब सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर साज गई थी। मुझे इस वक्त एहसास हुआ कि मेरे तो बाल खुले हुए हैं और बिखरे भी हुए हैं। इलाका जब मैं सोई थी तो मेरे बालों की पूनी बनी हुई थी। बहरहाल मैंने फौरन से अपने बालों को लपेटकर झोड़ा बनाया। दोपटा जब मैं उठाने लगी तो उसकी चादर की जानिब देखकर मेरे तो होश उड़ गए थे, जो कि बुरी तरह से बिखरी हुई थी। हालांकि मैं तो जिस पर सूती थी वहीं से उठती थी। मुझे कभी भी बेड पर फैलकर सोने की कोई आदत नहीं थी, लेकिन बेड की चादर को देखकर ये लग रहा था कि जैसे उस पर कोई सिवा न हो। सिर्फ उठा, बल्कि जो बात मेरे जहन में आई, मेरे तो होश उड़ाने के लिए काफी थी। वो बच्चा फौरन से अपना बस्तर उठाकर कमरे से बाहर जाने लगा। मैंने कहा, बात सुनो, मुझ अब तक उसके नाम का नहीं पता था। कहने लगा, जी बेगम साहबा। मैंने कहा, रात को कहाँ सोए थे? तो मेरे इस सवाल से उसके चेहरे की रंगत उड़ी और कहने लगा, बेगम साहबा जमीन पर सोया था। क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, जाओ। वो जाने लगा तो मैंने फिर से उसे पुकारा। मैंने कहा, बात सुनो लड़के। वो फिर वहीं रखकर पलटकर मुझे देखने लगा। मैंने कहा कि आइंदा मेरे वॉशरूम इस्तेमाल मत करना। वो कहने लगा, ठीक है, नहीं करूंगा। मैंने कहा, नाम किया है तुम्हारा? कहने लगा, आप जो भी रख दें वैसे मुझे अली कहते हैं। मैं यतीम खाने वालों ने यही नाम रखा था। वो कमरे से जा चुका था। मैं बेड से उठी तो मेरी कमर में अजीब सा दर्द था। तबीयत में भी सुस्ती छाई हुई थी। दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं अपने बिस्तर से उठकर बाहर जाऊं। उसे चाय बनाती आती थी, इसलिए मैंने कहा, अली जाओ फौरन से मेरे कमरे में दरवाज़ा खोला और मुझे 1 कप चाय बना दो। पता नहीं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं। ये मेरी इस बात पर उसके होश उड़ गए थे। कहने लगा, हाँ, ऐसा हो जाता है, ऐसे काम में ऐसा होता है। यही कहकर वो बाहर चला गया। मैं सोचने लगी कि ऐसा कौन सा काम किया है मैं तो कमरे से बाहर भी नहीं गई। मैं किचन में मसरूफ था। मैंने अपना मोबाइल अपने शुभर को कारल की पहली बार
मेरा दिल अपने शौहर के जाने पर बड़ा अजीब हुआ था। मैंने कहा, सलाम, कब वापस आओगे? कहने लगा, क्या हो गया? लेना, अभी मुझे आए हुए टाइम ही कितना हुआ है। तुम्हें पता है दूसरे शहर में 3-4 दिन तो लग जाते हैं। पहले तो तुमने कभी याद नहीं किया, उसकी बात ठीक थी, लेकिन पता नहीं इस बार मुझे अजीब सा लग रहा था। कहने लगा, अच्छा फ़ोन बंद करो, मैं मीटिंग में मसरूफ़ हूँ, तुम्हें मैं रात को ही कॉल करूँगा। मैंने कहा, ठीक है। वो कहने लगा, वो लड़का तो ठीक से काम कर रहा है ना? मैंने कहा, हाँ हाँ, कर रहा है इस्लाम। मेरी आवाज़ सुनकर कहने लगा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे तुम ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ है तुम्हें? हम दोनों मियाँ बीवी ही तो थे, इसलिए हम बहुत इत्तेफाक और मोहब्बत थी। हम एक दूसरे के लहजों से जान देते थे कि सामने वाला परेशान है। या मैंने गहरी सांस खारिज की और अपने शौहर से कहा कि कुछ नहीं, बस कल से मेरा सर बारी है। मेरी तबीयत काफ़ी बोझल सी महसूस हो रही है, बदन में थकावट सी लग रही है। मैं जब से बात कर रही थी, सामने खड़ा मुलाजिम मुझे ही देख रहा था। उसकी नज़रों में एक अजीब सी तपश थी जो मुझे अपने वजूद पर पड़ती हुई महसूस हो रही थी। इसलिए मैं वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। इसलिए शौहर ने कुछ देर बाद कॉल बंद कर दी और मैं एक मर्तबा फिर नींद राजू कर बैठ गई। तभी दरवाज़ा हल्की ऐसी चचराहट पैदा करते हुए खुला। दरवाजे पर मुलाजिम ही खड़ा था। मुझे देखकर कहने लगा, क्या हुआ है बीबी जी? क्या आपको कुछ चाहिए? मैंने आंखें बांद करते हुए ही उसे नफ़ी में सारा हलाकर इशारा दिया कि नहीं, बस कुछ आराम करना है। मैंने आंखें बांद करते हुए महसूस किया कि जैसे वो दरवाजे के पास ही खड़ा मुझे गो रहा हो। अगले ही पल मैंने आंखें खोलकर उसे देखा तो वो फौरन हड़बड़ाकर अपना चेहरा संजीदा कर चुका था। कहने लगा, बीबी जी, मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, अगर आप चाहें तो मैं आपके सिर की मालिश कर देता हूँ।